Hello everyone. Today we will start with new chapter that is electricity. और बच्चों ये चैप्टर बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उनको थोड़ा सा नया चैप्टर भी लगता है। वैसे तो बहुत कुछ इसमें पढ़ रखा होता है पहले क्लासेस में, बैटरीज के बारे में, बल्ब के बारे में, सिंपल सर्किट्स के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में ये थोड़ी चीज़ें बच्चे जानते हैं, बट फिर भी कई सारे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कतें भी होती हैं। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हम लोग we will go into some of the very practical applications of electricity that we see in our day to day life. हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बच्चों बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत से ऐसे फिनोमेना और बहुत सारे ऐसे इवेंट, सिचुएशन या केसेस देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में यूज होता है। इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों जैसे आपको मैं बताऊं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जिसकी आप बात करते हो, ये कहाँ से आती है? कभी सोचा है आपने? तो ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ से आती है, कैसे बनती है, ये है क्या? आप जो हर महीने बिल देते हो, जो बिल पे करते हो, आप वो किस चीज़ का बिल पे करते हो? आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो क्या मेजर करता है? इन सारी चीज़ों के हम लोग आंसर, क्वेश्चंस के आंसर इस हम लोग वीडियो में देने वाले हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसको हम लोग बहुत बेसिक से, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कहाँ से होती है, फिर बाद में धीरे धीरे करके हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन सबसे पहले यदि बात की जाए तो नेचर में, खुद नेचर के द्वारा ही हुआ करती थी और वो आज भी होती है। जैसा कि आपको पता है, जब क्लाउड्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग के प्रोसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपने थंडर और लाइटनिंग का बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी, जब बरसात के मौसम में बादल आते हैं, वो उमड़ उमड़ करके बादल आते हैं और बहुत सारी वहाँ पे चमक और साउंड के साथ कुछ उसमें कोलिजन्स होते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोसेस है जो नेचर खुद प्रोड्यूस करता है by the friction of the two clouds, due to the friction between the two clouds or more than two clouds. इनके अलावा बच्चों आप लोगों ने यदि नहीं किया हो तो ये भी आप कर सकते हैं। आप जिस कॉम से, प्लास्टिक की कॉम से अपने हेयर को कॉम करते हैं, यदि उस प्लास्टिक के कम को आप अपने हेयर पे कुछ बार फ्यू टाइम्स उसको कॉम करके और उसके बाद यदि उसको फिर थोड़े छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर के साथ पास लेकर जाओ, you will find that they start attracting the bits of paper. तो वो जो हमारी प्लास्टिक की कॉम होती है बच्चों, वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे भी एक फिनोमेना है जो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, और वो फोर्सेस जो लग रहे हैं कॉम्ब और पेपर के बीच में, उनको इलेक्ट्रिक फोर्सेस हम बोलते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है, इन्वॉल्व है हमारी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत और सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बातें करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो नेचर के द्वारा हमने बताया आपको कि कैसे होता है। दूसरा सोर्स है बेटा, आज आप जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं ये आज बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइडल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, जियो थर्मल पावर प्लांट्स, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अभी वो भी हम जानेंगे थोड़ा क्या प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे इसी 10th के चैप्टर में, 10th के सिलेबस में बच्चों एक चैप्टर है साइंस का, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अभी थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। तो जो भी पावर प्लांट्स हैं ये तो बाद में बने बेटा, इनके पहले इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ये पहले एग्जिस्टेंस में आए। इलेक्ट्रिक मोटर्स जिसमें कि बच्चों कुछ मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ द जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपने भी देखा होगा घर पे या कभी पार्टियों में कहीं पे कुछ इवेंट होते हैं तो जनरेटर वहाँ लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइट्स को जलाने के लिए, है ना, वहाँ पे सजावट करने के लिए उन जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो वो भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। वहाँ मैकेनिकल एनर्जी, द मोशन ऑफ सम कंपोनेंट इनसाइड दैट जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है बच्चों। पावर प्लांट्स की यदि हम बातें करें बच्चों, तो हाइडल पावर प्लांट में आप जानते हैं डैम बनाया जाता है। डैम क्या होता है, तो रिवर पे, खास तौर से जहाँ पे वाटर का स्ट्रीम का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है या ज़्यादा वाटर उसमें आता है नॉर्मली, एक ये भी कह सकते हो कि पेरिनियल रिवर होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर दैट शुड कैरी वाटर, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
तो उस रिवर में डैम बना देते हैं। डैम मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक दीवार बनाई जाती है मोटी सी, जो नीचे से ऊपर की तरफ पतली होती जाती है, नीचे का उसका बेस बहुत मोटा होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि जब धीरे धीरे पानी जमा होता जाता है एक साइड में डैम के, सपोज करिए ये हमारा डैम है, इधर ये हम बातें कर लेते हैं कुछ ऐसे, तो इधर से कुछ वाटर आ रहा है और ये स्टोर होता जा रहा है। आपको पता है जब वाटर स्टोर होता जाएगा तो ऊपर भर की तरफ ये लेवल बढ़ता जाता है इसका। जब इस वाटर का लेवल बढ़ता जाता है बच्चों, तो इसके साथ इस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, क्योंकि इनकी हाइट बढ़ती जाती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को ही बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो जब ये ऊपर तक वाटर आ जाता है तो इधर ऊपर से हमारे चैनल्स होते हैं बच्चों, जिसके थ्रू इस पानी को छोड़ा जाता है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं और इस चैनल्स के आगे इधर पे टरबाइंस लगी होती हैं बच्चों। ये कुछ ऐसी टरबाइंस लगी होती हैं एंड फर्दर दोस टरबाइंस आर कनेक्टेड टू अ डायनामो। ये जो टरबाइंस होती है हमारे बच्चों डायनामो से कनेक्टेड होती है। और फर्दर ये जो हमारा डायनामो है ये हमारा जहां भी ले जाना है इस इलेक्ट्रिसिटी को वहां सेंड करने के लिए काम किया जाता है थ्रू द ट्रांसमिशन पावर केबल्स। उनके थ्रू इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। इवन पावर ग्रिड्स में भी भेजा जाता है, जहाँ पे उसको स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग। सब स्टेशन पे भेजा जाता है जहाँ से फर्दर गाँव में, इंडस्ट्रीज में या अलग अलग सिटीज में उसको सेंड किया जाता है। तो बेटा जब ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर की बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर इसको यहाँ से इस हाइट से वाटर को हम लोग रिलीज करते हैं, then this potential energy is converted into kinetic energy. Now this kinetic energy of the falling water start rotating the blades of this टरबाइन। तो ये टरबाइन जो है रोटेट करने लगता है और इसके रोटेशन की वजह से ही, क्योंकि ये डायनामो से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो इधर पोटेंशियल एनर्जी था when this water started getting stored here, or when it start falling down it is possessing kinetic energy. This kinetic energy is used to rotate the turbines and then further it converts to electricity. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप देख सकते हो तो तीन तरह का एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड देन फाइनली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि ये जो वाटर है इसका हमने कुछ भी नहीं किया है। ये वाटर जैसे स्टोर हुआ था फर्दर बाद में दूसरे साइड में छोड़ते गए, बस उसको कलेक्ट किया है। वाटर के साथ कोई और किसी भी तरह का हम लोगों ने छेड़खानी नहीं किया, उसके साथ कोई हमारा दूसरा और कोई यूज नहीं किया गया उसके साथ हम लोगों ने। ये सिंपली दिस एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस वी कैन से दैट energy is converted from one form to another. We are not destroying the energy or we are not creating any other form of energy. This is one of the basic nature of universe, that energies always remain conserved. They can neither be created nor destroyed. तो ये तो हो गई बच्चों बात हमारी इसकी। अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद कैसे जाती है, तो इसमें आप ओवरहेड वायर्स देखते हैं, उन वायर्स के थ्रू इसको सेंड किया जाता है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है बच्चों, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट है वो। पहले उस इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पे जनरेट होता है उसको स्टेप अप किया जाता है, वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है। वोल्टेज इंक्रीज इसलिए नॉर्मली करते हैं क्योंकि पावर लॉस कम हो, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे। तो फिर उसको सब पावर अपने जो स्टेशंस होते हैं सब स्टेशंस वहाँ सेंड किया जाता है and then from some stations it is distributed to different parts of that locality like cities, towns, villages, big industries, and then again at those places like in villages or industries or towns there is another transformer which steps down the voltage, वोल्टेज को घटाता है, घटाकर उसको कम करता है। और ये सब क्यों होता है इसकी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। वोल्टेज क्या होता है, क्यों बढ़ाते हैं, क्यों घटाते हैं, ये आगे हम लोग इनकी बातें बच्चों करेंगे। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है वायर्स का, जो इस इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से, जनरेटिंग पावर स्टेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है बच्चों। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है।
दूसरा एक केस और लेते हैं बच्चों। आज की लाइफ जो हमारी 21st सेंचुरी की, वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप रियलाइज कर सकते हो। तो आप सब घर पे टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। जब भी चैनल चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं? आप रिमोट उठाते हैं, उस पर एक बटन पुश करते हैं और वो चैनल कुछ चेंज होता है, वो दूसरा चैनल को ट्यून हो जाता है। सो व्हाट डू वी डू इन दैट प्रोसेस इज व्हेन यू पुश द बटन ऑफ द रिमोट, तो उसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं बच्चों, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में किया था। सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। एंड जनरली ये जो हमारा रिमोट होता है बच्चों, इसमें आईआर वेव हम लोग यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। एंड यू नो दिस इंफ्रारेड रेडिएशन इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। हमारे टेलीविजन में एक रिसेप्टर होता है जो उसको रिसीव करता है और रिसीव करके उस चैनल को ट्यून करता है। फर्दर जो स्काई में सैटेलाइट्स होती है, वहां से टीवी का रिसेप्टर अलाउ करता है उन वेव्स को रिसीव करने के लिए जो उस चैनल को ट्यून करने वाले हैं, और फिर वहां से दूसरी वेव्स आती हैं बच्चों, वो रेडियो वेव्स होती हैं। दे आर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। और ये रेडियो वेव्स जो होती है बच्चों, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो तरह की वेव्स का ये यूज हुआ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब वर्ड यूज करते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। मींस इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो refers to electricity and magnetic refers to magnetism. So these two are very integral parts. In fact, we cannot separate them. In most of the cases, they remain together. However, there can be cases where they can be a separate entity, but in most of the cases, they remain a common entity, an integral part of each other. So we'll also look into that. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इसके अलावा आप कंप्यूटर्स के यूज करते हो, कंप्यूटर्स आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर से आप वर्क करते हैं, उस पर गेम्स आप खेलते हैं और बहुत सारी चीजें। ये कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं बेटा? जब आप कीबोर्ड पे कोई इनपुट देते हैं, जब कोई बटन प्रेस करते हैं, सो यू डोंट नो इवन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सर्किट ऑफ दैट कंप्यूटर एंड दे हैव मेनी पाथ, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पाथ्स टू फ्लो। बट वो कुछ पाथ्स को फॉलो करते हैं, कुछ पाथ्स को चुनते हैं, वो सभी पाथ से फ्लो नहीं करते हैं। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट। आप जब इनपुट देते हो बच्चों, तो उसमें कुछ गेट्स होते हैं, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स, और वी आल्सो कॉल देम लॉजिक गेट्स। इनके बारे में बात तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें हम लोग को जानना जरूरी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स या लॉजिक गेट्स कुछ ऐसे होते हैं बेटा, इनमें कुछ सर्टेन एल्गोरिथम और मैकेनिज्म फीड होता है, जो कि सॉफ्टवेयर को बनाते समय में फीड किया जाता है। तो जब भी आप कोई इनपुट देते हो, तो उस इनपुट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को कुछ पाथ डिसाइड होते हैं कि इस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, एंड दे फाइनली टेक दैट इनपुट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन दैट कंप्यूटर। सो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट दैट वी कॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है बच्चों। तो ये तो कुछ हमारे बहुत बेसिक और ये कह सकते हो सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं। एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस होल प्रोसेसेस दे गवर्न आवर ऑलमोस्ट एवरी डे टू डे लाइफ सिचुएशंस। इनके बिना, कंप्यूटर्स के बिना, टीवी के बिना, या इवन इलेक्ट्रिसिटी के बिना, आप माइक्रोवेव ओवन देखते हो, उनके बिना भी आप नहीं रह सकते हो। खाना कैसे बनाएंगे आप लोग? तो खैर ये बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रोवेव ओवन्स के अलावा बच्चों, आप जो आरओ यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, आपका बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया, एलईडी हो गई। सो दिस ऑल थिंग्स दे वर्क अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों ये इसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक चीजें जानने वाले हैं। वी आर नाउ ट्राइंग टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस होल ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप्ड। ये जो हमारी फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है पूरी की पूरी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम एक साथ लेके चल रहे हैं बेटा इस इंट्रोडक्शन में। बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी को अलग पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म को भी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर हैं हमारे लिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस whole thing that has now led to this advanced phase of life. तो बच्चों आओ चलते हैं थोड़ा इतिहास में इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग, और जानते हैं अब तक इस 21st सेंचुरी तक कैसे आज ये जो इतना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम देख पाते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी का, ओवर द टाइम हाउ इट इवॉल्व। सबसे पहले बच्चों बात करें हम लोग तो लगभग 600 BC के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, अ लॉन्ग लॉन्ग बैक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म मिनरल्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मिनरल्स, ऐसे कुछ मिनरल्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो आज हमें पता है तब वो लोगों को पता तो थी, क्यों होता है कैसे होता है ये नहीं पता था, बट द मिनरल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ओरिजिन वेर नोन टू द एंशिएंट ग्रीक्स। ग्रीस में उस टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिनरल्स के बारे में पता था, क्यों होता है कैसे होता है ये सब तो नहीं पता था, बट यस दे यूज्ड टू नो अबाउट दिस। जैसे आज आपको शायद ये पता होगा कि हम जब कॉम्ब को अपने हेयर्स में रब करते हैं कई बार, और फिर उससे कुछ छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस के पास लेकर जाते हैं, बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। हो सकता है आप जानते नहीं हो, बट ये तो जानते हो कि ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही लोगों को क्यों ऐसा होता है ये सब तो नहीं पता था, दे डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट, बट यस then after about 100 years of time, 1000 years of time, in 1600 AD, electric and magnetic attractions were known to one of the very famous scientists known as Gilbert. Gilbert साहब हैं अपने हमारे, इनको पता था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ओरिजिन के कुछ अट्रैक्शंस होते हैं। जैसे आज आपको पता है कि जब आप कॉम्ब से रब करते हो अपने हेयर को और फिर उसको बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हो, तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रिक ओरिजिन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का होता है। तो ये तब गिलबर्ट साहब ने इसकी बात की थी। एंड देन इन 1785, ऑलमोस्ट 185 years later, the force between electric charges were made to known to people by one of the very famous scientist and physicist Coulomb, जेम्स कूलॉम। और इसको बच्चों 12th स्टैंडर्ड में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस लॉ टॉक्स अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज दैट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। In fact, he first of all devised a relationship, the inverse square law, which we call today, and he said that the force between any two charged particles is inversely proportional to the square of the distance between the two charges, and that led to finally the Coulomb's law. Then in 1800, the battery was invented by Alexander Volta, और आपको पता है आज भी आप बैटरी का यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है हमारी है, तो मेन सप्लाई नहीं होता है, वो किसी वजह से फॉल्ट्स की वजह से या किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आज भी हम बैटरीज को यूज करते हैं लाइट बल्ब को लाइट करने के लिए या इवन अदर वर्क्स के लिए। आप जो लैपटॉप में बैटरी आप देखते हो वो भी बैटरीज इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। आपके जो फोन में बैटरीज होती हैं आज ये बहुत लाइट और कम्पैक्ट बैटरीज देख पा रहे हो आप, they are but anyway the modification of such battery. Today we are having this modified batteries only because Alexander Volta could invent this battery, otherwise might have taken a long time to discover all these things. In 1820, Oersted said, and he proved with the help of an experiment, that current deflects magnetic field. He proved it with the help of an experiment that if we bring a magnetic compass near a current carrying wire, then the needles of the magnetic compass gets deflected. That is, current deflects the magnetic components. हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक कंपास में जो निडल होती है वो मैग्नेटिक होती है, वायर जो करंट कैरी करता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। कंपास को इलेक्ट्रिसिटी के पास यानी वायर के पास लाने से करंट फ्लो कराने से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मींस वो करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता होगा। देन मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय करंट्स, एम्पियर। आपको पता है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम,
Similarly, the SI unit of current is ampere. तो एक ये इधर है, एक इधर ये है, इनको ऑनर करने के लिए चार्ज के SI यूनिट को हम कूलॉम बोलते हैं और इनको ऑनर करने के लिए हम करंट की SI यूनिट को एम्पियर बोलते हैं बच्चों। तो इन्होंने ये बताया कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स और टू पैरेलल करंट की वजह से इन्होंने 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी बता दिया, which we will study in the 12th standard. In 1827, almost just 2 years after Ampere, Ohm came and then he said about the electrical conductivity and a law governing the relationship between electric current and potential difference. And he also talked about the conductivity of the different materials. And then that formulated the basis of the resistance. So we will study about this particular law in our 6th chapter. In this class itself, Ohm's law के नाम से हम पढ़ेंगे बच्चों. And then just after 2 years, electric motor was invented by Joseph Henry and current induced by magnetic fields. बच्चों, यदि थोड़ा सा आप ऊपर आइए तो यहाँ देख सकते हैं current deflects magnetic field, means current produces magnetic field. It was told by Oersted. And here Faraday says current induced by magnetic fields, means magnetic field induces current. These two are, we can say that they framed the basis for the Maxwell's 4 equations of electrodynamics, and that was one of the landmark event in the history of physics which unified electricity and magnetism. तो आप देख सकते हैं ठीक इसके बाद मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए, and these 4 equations they unify the electricity and magnetism, and since then we started studying electrodynamics or electromagnetism. Before that we used to study electricity as a separate branch of physics and magnetism as separate branch of physics. आज हमें पता है electromagnetism एक पूरी branch है हमारी, that is one of the major we can say event that took place in the history of physics. And then in 1897, how to forget this, which is the basis of electricity, which is the very origin of the electricity. We will study it, the discovery of electrons by J.J. Thomson. And then in 1905, the special theory of relativity. Now that is a very advanced thing to discuss at this level of point, and you will study it in your higher classes, mainly in the college. When you will move to your college, you will study about the special theory of relativity. And that was again one of the very milestone type of thing. इसने फिजिक्स के इतिहास में एक नई रचना की. And in 1949 we came up with yet another concept of quantum electrodynamics. And quantum electrodynamics, now it proves that is the ultimate result. I mean, something which cannot be explained on the basis of classical electrodynamics can be explained on the basis of quantum electrodynamics. बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना बच्चों जिनका हम लोग एक्सप्लेनेशन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बेसिस पे नहीं दे सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बेसिस पे देते हैं. दैट इज अगेन अ हायर कोर्स. एंड देन आफ्टर दैट, if we come back to the very present century, that is 21st century, the people they developed the magnetic resonance, MRI, that is used in the hospitals today, is one of the very big good application and very good device for the humankind for treatment and diagnosis of various types of diseases. And then wireless electricity, which is in progress, the general unified theory. Wireless electricity has not been achieved yet, but this is the concept that is going on, the people are working upon it. And finally, general unified theory, GUT, which we call it. तो बच्चों जैसे मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, and we started calling electrodynamics. This general unified theory talks about the unification of all the 4 forces in the nature. We know there are 4 forces in the nature. They are called the natural forces. First is electric forces, second is magnetic forces, and they have been unified. We call them electromagnetic forces.
and two other forces are weak nuclear forces and strong nuclear forces. So these four forces, they are called the natural forces of nature और fundamental forces of nature. और ये जो हमारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो को यूनिफाई कर दिया तो मैक्सवेल ने, दो बचे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. और ये थियरी बात करती है कि एट हाई एनर्जीज even the weak and strong nuclear forces, they unify, and then we can say that all the four forces, they are somehow interrelated to each other when we talk about the high energies. So we are going from the discrete things, individual things, to a common thing, something which is the amalgamation of too many things, and the system is becoming more and more complex. But yes, the beauty of the physics is that day by day our technology is advancing, and we are coming up with various theories, various studies, various inventions, and various discoveries. So this is all about the history of the electricity. From here onwards, we will start taking the individual topics that we have to cover in this chapter, and the very first topic will be charge. So